जरा सोचिए, खाने के तेल का एक मामूली सा सौदा देश के सबसे बड़े राजनीतिक और कानूनी तूफानों में से एक कैसे बन सकता है। एक ऐसा मामला जो 30 साल तक चला, जिसने सरकारें हिला दी और देश की सबसे बड़ी एंटी करप्शन एजेंसी पर ही सवाल खड़े कर दिए। चलिए, आज केरल के इसी मशहूर पामोलिन केस की कहानी को परत दर परत समझते हैं। कहानी की शुरुआत होती है साल 1991 के केरल से। त्योहारों का मौसम बस आने ही वाला था और राज्य सरकार बस इतना चाहती थी कि किसी भी घर में खाने के तेल की कमी ना हो। एक बहुत ही सीधी सी जरूरत और इरादा भी बिल्कुल साफ था। तो फिर सवाल ये उठता है कि इतनी सीधी सादी जरूरत एक इतने बड़े घोटाले की वजह कैसे बन गई। कैसे एक फैसले ने दशकों तक चलने वाली एक न खत्म होने वाली कानूनी और सियासी लड़ाई की नींव रख दी। चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। पाम तेल के लिए एक सौदा, वो फैसला जिसने असल में यह सब कुछ शुरू किया। तो साल था 1991। केरल में सत्ता में थी कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ सरकार और मुख्यमंत्री थे के करुणाकरण। उन्होंने फैसला किया कि त्योहारों के समय तेल की कमी न हो, इसलिए 15,000 टन पामोलिन बाहर से मंगाया जाए। और ये कॉन्ट्रैक्ट मिला सिंगापुर की एक कंपनी पावर एंड एनर्जी लिमिटेड को। अब पहली नज़र में तो ये एक बिल्कुल सामान्य सरकारी काम लगता है ना, लेकिन असली कहानी तो यहीं से शुरू होती है। और बस यहीं कहानी में आता है पहला ट्विस्ट। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। आरोप यह है कि 4 अक्टूबर को ही मुख्यमंत्री ने सप्लायर से जुबानी तौर पर डील पक्की कर ली थी। फिर 18 नवंबर को उनके खाद्य सचिव ने केंद्र सरकार को इसका प्रस्ताव भेज दिया और कैबिनेट से ऑफिशियल मंजूरी वो मिली 27 नवंबर को। यानी सब कुछ तय होने के 9 दिन बाद। जांच करने वालों के लिए ये कोई मामूली प्रशासनिक चूक नहीं थी, बल्कि ये एक आपराधिक साजिश का पहला इशारा था। तो चलिए अब इस मामले के बिल्कुल केंद्र में चलते हैं कि आखिर असल आरोप क्या थे। किसी भी घोटाले की जड़ में क्या होता है? पैसा और कायदे कानून का उल्लंघन। तो इस सौदे में गड़बड़ी कहां हुई? इस पूरे घोटाले का सार इन 2 नंबरों में छिपा है। देखिए, उस वक्त जो सरकारी एजेंसी एसटीसी का तय रेट था वो था $392.25 प्रति टन, लेकिन केरल सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट कितने में किया? $405 प्रति टन। यानी हर एक टन पर सीधे सीधे $12.75 ज्यादा दिए गए। अब ये $12.5 का फर्क सुनने में शायद छोटा लगे, लेकिन जब आप इसे 15,000 टन से गुणा करते हैं तो आंकड़ा बनता है 2.33 करोड़ रुपए। ये सरकारी खजाने को हुआ सीधा नुकसान था। और याद रखिए, हम 1991 की बात कर रहे हैं। उस जमाने में ये एक बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। पर बात सिर्फ ज्यादा पैसे देने की ही नहीं थी। नियमों को तो जैसे बिल्कुल ही नजरअंदाज कर दिया गया। कोई ग्लोबल टेंडर नहीं निकाला गया, सप्लायर को बस ऐसे ही चुन लिया। राज्य के जो खरीद के नियम थे उन्हें भी ताक पर रख दिया। और तो और पेमेंट भी यूएस डॉलर्स में कर दी गई, जबकि नियमों के हिसाब से ये रुपए में होनी चाहिए थी। तो ये सारी बातें एक के बाद एक ही तरफ इशारा कर रही थी कि ये कोई अनजाने में हुई गलती नहीं, बल्कि एक सोची समझी योजना हो सकती है। ये मामला अब सिर्फ केरल तक सीमित नहीं रहने वाला था। बहुत जल्द ये एक राष्ट्रीय विवाद बन गया और उसकी वजह थी एक ऐसी नियुक्ति जिसने पूरे देश को हैरान कर दिया। इनका नाम याद रखिएगा, पीजे थॉमस। ये वही खाद्य सचिव थे जिन्होंने उस विवादित इंपोर्ट ऑर्डर पर दस्तखत किए थे। इस पूरी डील में इनकी भूमिका बहुत अहम थी। अब आगे बढ़ने से पहले ये समझना जरूरी है कि सीवीसी यानी सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर का पद होता क्या है। आसान भाषा में कहें तो ये देश की सबसे बड़ी एंटी करप्शन संस्था के प्रमुख होते हैं। इनका काम है सरकारी कामकाज में ईमानदारी बनाए रखना। मतलब इस पद पर बैठे व्यक्ति की ईमानदारी पर कोई सवाल नहीं उठना चाहिए। और फिर साल 2010 में कुछ ऐसा हुआ जिस पर यकीन करना मुश्किल था। पीजे थॉमस, जिन पर पामोलिन भ्रष्टाचार मामले में आरोप थे, उन्हें ही देश का सीवीसी नियुक्त कर दिया गया। जरा इसकी विडंबना देखिए। जिस व्यक्ति पर भ्रष्टाचार के आरोप थे उसे ही भ्रष्टाचार से लड़ने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी गई। इस फैसले ने पूरे देश में एक भूचाल ला दिया। जाहिर है ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और मार्च 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। पीजे थॉमस की नियुक्ति रद्द कर दी गई। कोर्ट का संदेश बिल्कुल साफ था, संस्थाओं की ईमानदारी से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। एक राज्य का घोटाला अब पूरे देश के शासन के लिए एक मिसाल बन चुका था। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये केस 30 साल तक इतना लंबा खिंचा कैसे? इसका जवाब एक शब्द में है, राजनीति।
हुआ ये कि ये केस इंसाफ की लड़ाई से ज्यादा एक राजनीतिक रस्साकशी बन गया। जब भी कांग्रेस की यूडीएफ सरकार सत्ता में आती, वो केस को बंद करने की कोशिश करती, और जब भी उनके विरोधी यानी लेफ्ट की एलडीएफ सरकार आती तो वो केस को फिर से जिंदा कर देते। न्याय एक राजनीतिक हथियार बनकर रह गया था, जिसे हर पार्टी अपने विरोधी के खिलाफ इस्तेमाल कर रही थी। सालों तक चली इस राजनीतिक खींचतान से आखिरकार न्यायपालिका भी तंग आ गई। 2015 में जब एक विपक्षी नेता ने इस मामले को फिर से उठाने की कोशिश की तो सुप्रीम कोर्ट ने उनसे सीधे सीधे पूछा, क्या आप परेशानी भरे पानी में मछली पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं? ये अदालत की तरफ से एक साफ संदेश था कि वो समझ चुके हैं कि इस मामले का इस्तेमाल न्याय के लिए कम और राजनीति के लिए ज्यादा हो रहा है। तो 3 दशकों की इस लंबे कानूनी और सियासी लड़ाई के बाद ये केस अपने पीछे क्या छोड़कर गया है? इसकी विरासत क्या है? पामोलिन केस की विरासत कई सवालों और सबकों से भरी है। ये हमें दिखाता है कि कैसे सरकारी अफसर राजनीतिक दबाव और नियमों के बीच फंस सकते हैं। ये दिखाता है कि कैसे कानून की प्रक्रिया को राजनीतिक बदला लेने का हथियार बनाया जा सकता है। और शायद सबसे दुखद बात यह है कि ये केस इतना लंबा चला कि इसके एक मुख्य आरोपी पूर्व मुख्यमंत्री के करुणाकरण का निधन हो गया, लेकिन केस फिर भी चलता रहा। और आखिर में ये केस हम सबके सामने एक बहुत बुनियादी सवाल छोड़ जाता है। जब कोई मामला इतना लंबा खींच जाए कि उसके मुख्य किरदार ही दुनिया में न रहें, तो उस न्याय का असली मतलब क्या रह जाता है? पामोलिन केस इस बात को सोचने पर मजबूर करता है कि देरी से मिला न्याय अन्याय है। इस कहावत में कितनी गहराई है, इस पर विचार करना बहुत जरूरी है।